तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आपको केस स्टडीज का डोज 1 दे दिया था, जिसमें मैंने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी करा दिए थे। और आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज का डोज 2। और डोज 2 के अंदर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हम लोग करेंगे क्लास और अच्छे से समझेंगे इनकी केस स्टडीज को। चलो सबसे पहला क्वेश्चन दी, मतलब कि 10 तक हमने कर लिया था, आज हम 20 तक करेंगे क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर देने का ट्राई करना है कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंज बिटवीन 12% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो नहीं, आरओआई तुम्हें दे रखा है 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास, आपको दे रखा है 12%। और लिखा है टू फिनेंस इज फ्यूचर फिक्स कैपिटल 10 नीड्स, ठीक है। और इट हैज़, ये कोई 10 लाख का होगा या 10 करोड़ का होगा, मिसिंग है यहाँ पे। इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो इनके पास ऑप्शन है कि ये लोग उधार ले लें क्लास 9% पे या उधार ले लें 13% पे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर। कौन सा ऑप्शन बेटर है? गिव रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर, ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बिंग टेक इन डिसीजन। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो खुद कॉन्सेप्ट है वो है फाइनेंशियल लीवरेजेस का, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट है, आप इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कह सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि आपके टोटल कैपिटल में डेट का पोर्शन कितना है, आपकी टोटल कैपिटल के अंदर आपका डेट का पोर्शन कितना है, वो कॉन्सेप्ट है। बाकी आप सबको पता है कि आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। भैया आप खुद सोचो, आप 12% तुम कमा रहे हो, तुम्हारा जो मतलब कि आरओआई है वो 12% है, और तुम खर्च कर दोगे 13%, तो भैया घाटा नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज बेटर। तो देखो, जिस केस में क्वेश्चन पूछा है तो पहले आप क्या लिखोगे, ऑप्शन ए इज बेटर आप लिखोगे ऑप्शन, और अपने लाइन में एक्सप्लेन करोगे क्यों, क्योंकि इसमें आरओआई जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपनी क्लास गेन करेगी, कंपनी का जो ईपीएस है वो गेन करेगा, राइट। दूसरी बात, आप कॉन्सेप्ट लोगे फाइनेंशियल लीवरेज है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब इट शोज कि आपका डेट पोर्शन कितना है आपके टोटल कैपिटल के अंदर, राइट। तो 11 क्वेश्चन का केस स्टडी हो गया आपसे। 12 क्वेश्चन, पिनाकल लिमिटेड डील्स इन द सेल of stationery and office furniture. They source finished products from, they sources the finished products from reputed brand who give them 4 to 6 month credit. Seeing the demand for the electronic item, they are also planning to market these items by opening outlet throughout the India. For this, they have decided to join hands with a Japanese electronic manufacturer. Identify, state any 2 factors that would affect the फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस समय डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ही कहूंगा, लेकिन आपको केस स्टडीज के हिसाब से आंसर देना है, एज डिस्कस अबव। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर यही तो पूछा है ना कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो हम लिख देंगे कोई भी। बेटा इन्होंने ये भी लिखा है एज डिस्कस अबव, तो ध्यान रखना कोई भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मत लिखना, जो आपको लगता है यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो लिखना। तो आपको क्या क्या लग सकता है, सबसे पहली बात तो आपको इसमें नेचर की बात कर रहा है कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर आप देखोगे जो पिनाकल लिमिटेड है वो क्या करेगी क्लास, उनसे टाई अप करेगी और उनको थ्रू आउट द आउटलेट बना के बेचेगी, राइट। इन्हें ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आउटलेट बना के बेचेंगे। तो आप लिख सकते हो नेचर में कि अगर क्लास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जबकि एक रिटेल शॉप अगर होता है, ठीक है, या रिटेल यूनिट है, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और दूसरा आप लिख सकते हो, दो ही लिखने हैं ना, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लिख सकते हो, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप जब भी 2 पॉइंट लिखो तो यहाँ पे इस तरीके से आप 2 चार्ट ऐसे बना सकते हो और इनमें लिख सकते हो कि भैया किस कंपनी को कितना चाहिए, किस कंपनी को ज़्यादा चाहिए, किस कंपनी को कम चाहिए, राइट, इस तरीके से। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो राइट साइड थोड़ा स्पेस भर जाएगा, लेफ्ट साइड आप आराम से इसे क्लास एक्सप्लेन कर दोगे दोनों पॉइंट्स को कि कंपनी को लग रहा है तो यहाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो यहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर नहीं होगी तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। तो कोशिश करना पॉइंट इसमें से उठाओ, अगर तुम्हें इसमें से समझ नहीं आ रहा फिर तो तुक्का मार दो, कोई भी पॉइंट लिख दो, बट कोशिश करो कि आप पैराग्राफ के अंदर रह के उसका उदाहरण लेके, उसका एग्जांपल लेके आप समझाने की कोशिश करो टीचर को। साक्षी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इट हैज शेयर कैपिटल ऑफ 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख की शेयर कैपिटल है, और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.5 है, हर शेयर 50 पैसे कमाता है। यार एक बात बताओ, अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कैपिटल है तो शेयर्स कितने आएंगे, शेयर 10 का एक हम मानते हैं, जब नहीं गिवन होता है तो 12 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं क्लास, 12 लाख शेयर्स। 12 लाख शेयर्स में हर शेयर अगर 50 पैसे कमाता है तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो निकल के आ गया 6 लाख। भाई 12 लाख का आधा, 50 पैसे मतलब आधा, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो कितने का प्रॉफिट हो गया, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंपनी को 80 लाख की पूंजी और चाहिए। कंपनी कहती है हम क्या करेंगे क्लास,
10% डिबेंचर इशू करेंगे फॉर द सेम, इट पे टैक्स 40%। अच्छा, एक चीज क्लास क्वेश्चन में मिसिंग है, आप लिख लो यहाँ पे एक लाइन क्लास क्वेश्चन में मिसिंग है, और वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आफ्टर एडिशनल कैपिटल आफ्टर एडिशनल डिबेंचर्स, वो तुम्हें 16 लाख का दे रखा है। क्वेश्चन मिसिंग है क्लास, आप लिख लो इसको, 16 लाख का दे रखा है, ठीक है। तो 16 लाख रुपए जो है वो इनका प्रॉफिट है आफ्टर एडिशनल डिबेंचर, मतलब डिबेंचर इशू करने के बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 16 लाख है। वो क्वेश्चन मिसप्रिंट था, तो मैंने आपको क्लास क्वेश्चन में वो लिख के दे दिया, राइट। अब आपको क्या बताना है कि ये जो एडिशनल कैपिटल इनको 80 लाख की चाहिए, ये लोग इसको इशू करेंगे क्लास किससे, डिबेंचर इशू करेंगे। तो आप मुझे बताओ इस डाइवर्सिफिकेशन से कंपनी का जो अर्निंग है वो बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा क्वेश्चन, आपको 3 फैक्टर बताने हैं, वो फैक्टर जो डिबेंचर को इशू करने में क्लास फेवर हो, मतलब आप ऐसे 3 फैक्टर बताओ जो कहता है कि डिबेंचर को इशू करना चाहिए, किन किन केस में करना चाहिए, राइट। तो वो 3 फैक्टर की बात करेंगे, बट फिलहाल देखें तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है 0.5, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख। अगर ये डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, इसके लिए क्लास हम एक कैलकुलेशन करते हैं। लिखो क्लास, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी की जो टोटल कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल वो होगी क्लास 2 करोड़ की, है ना भैया। 120 लाख की पहले थी, 80 लाख का और आपने डेट इशू कर दिया, वो हो गया आपका 2 करोड़ का, राइट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तुम्हें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है और वो 16 लाख तुमको गिवन है। माइनस करोगे क्लास इसमें से इंटरेस्ट, तो आप मुझे बताओ, आपने 80 लाख का लोन लिया था, 10% का इंटरेस्ट है, तो 80 लाख का 10% 8 लाख आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आएगा भाई, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, तो 8 लाख। फिर टैक्स आप पेड करोगे 40% है, जो कि बनेगा 3,20,000, तो ये आएगा 4,80,000। तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसे डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो आपके शेयर्स पहले 12 लाख थे, अभी आपने डिबेंचर इशू किया तो शेयर्स में तो कोई चेंज नहीं है, वो शेयर्स क्लास 12 लाख ही होंगे। तो अगर आप 4,80,000 को 12 लाख से डिवाइड दोगे तो आएगा 0.4, ये आपका अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये प्रॉफिट ऑफ टैक्स है, ये 4,80,000 कमाया है, शेयर्स 12 लाख है, तो हर शेयर ने कितना पैसा कमाया, ओनली 40 पैसे। अब आप देखो, पहले ये तुम्हारा ईपीएस कितना था क्लास, 50 पैसे था, और अभी ईपीएस तुम्हारा कितना हो गया, 40%। तो आप कह सकते हो क्लास पहले सिचुएशन में इस कैलकुलेशन से कि कंपनी सफर लॉस, ठीक है, कंपनी को क्या हुआ क्लास, कंपनी सफर लॉस बाय इशूइंग डिबेंचर्स, क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर पहले 0.5 था, वो फॉल हो गया क्लास टू 0.4। आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देना। बाकी जो दूसरा केस था, दूसरा वाला केस था, देखो क्या लिखा था, बी पार्ट है, तो इसको बी की तरह लिखो, सेकंड मत लिखो, बी लिखो। तो आपको बताना है कि कंपनी कब कब डिबेंचर इशू करेगी, फेवरेबल सिचुएशन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो आपको 2 सिचुएशन बताना है ना क्लास, जब डिबेंचर के लिए फेवरेबल हो, 3 बताना है, तो कोई भी 3 आप बता सकते हो। सबसे पहली बात, नो ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, अगर तुम्हारे पास नो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, या फिर लिख सकते हो नो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर तुम्हारे पास कोई भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है पहले से, तो तुम आराम से डेट इशू कर सकते हो, ठीक है। फिक्स्ड क्लास, नॉट वांट टू शेयर कंट्रोल, या आप लिख सकते हो कंट्रोल कंसिडरेशन, सिंपल कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप चाहते हो कंट्रोल कंसिडरेशन आपके हाथ में रहे, आप किसी को कंट्रोल ना दो, डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो भी शेयर इशू मत करो, तब आप डिबेंचर इशू करो, राइट। अगर पहले से तुम्हारा कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो अब तुम क्लास, मतलब पहले से कोई ऐसा चीज जा नहीं रहा फिक्स कि भर रहे हैं, तो अभी आप ब्याज आराम से भर सकते हो, राइट। गुड कैश फ्लो पोजीशन भी लिख सकते हो आप, कि कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, गुड कैश फ्लो पोजीशन, तब आप कर सकते हो, राइट। या अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन में शेयर इशू करते हैं, डिफ्लेशन में डिबेंचर इशू करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो जो फेवरेबल कहता है कि यार हाँ, इस सिचुएशन में आप डिबेंचर्स इशू करो, यानी कि डेट इशू करो। आई होप क्लास 13 क्वेश्चन हो गया होगा। ये मिस प्रिंट था, ठीक कर लेना इसको क्लास, मतलब ये लिखा नहीं था कि प्रॉफिट 16 लाख का है, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्लास, चेक करो क्वेश्चन 14। Shalini, after acquiring a degree of hotel management and business administration, took over her family for food processing company of a manufacturing pickles, jams, and squashes. The business was established her great grandmother and was doing reasonably well. However, the fixed operating cost of the business were high. ध्यान रखना क्लास,
कंपनी की जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना वो बहुत हाई है, कंपनी को फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत सारे करने पड़ते हैं। द कैश फ्लो पोजीशन वाज वीक, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। ध्यान समझ लो क्लास, कौन सी बात चल रही है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, कैश फ्लो पोजीशन वीक है। शी वांटेड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एक्जिस्टिंग बिजनेस टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डाइवर्सिफाई इनटू द मार्केट, चॉकलेट एंड कैंडीज भी लाना चाहती है। शी वाज वेरी enthusiastic and approached to a finance consultant who told her that approximately 50 lakh would be required for undertaking the modernization. 50 लाख रुपए की जरूरत होगी एक्सपेंशन करने के लिए। He also informed that the stock market was going through a bullish, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है एक बुलिश फेज में चल रहा है। तो आपको क्या इशू करना चाहिए, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आपको इक्विटी इशू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो कंपनी ब्याज नहीं दे सकती, तो कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए। कंपनी के फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो और डेट इशू करके और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते, तो कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए। मेरे पास ये 3 पॉइंट थे, 3 रीजन थे जो क्लैरिफाई करता है कि भैया इक्विटी ही इशू करना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुल पीरियड में है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी इशू करो। दूसरी बात, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, इक्विटी इशू करो। तीसरी बात क्लास, तुम्हारा कैश फ्लो पोजीशन वीक है, तुम ब्याज नहीं भर सकते, इक्विटी इशू करो। कीपिंग द अबव कंसिडरेशन माइंड, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस। शालिनी शुड नॉट चूज, ध्यान रखना यहाँ पे, शुड नॉट चूज, तो डेट को चूज नहीं करना चाहिए। she should not choose debt because उनकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, मार्केट बुलिश पीरियड पे चल रहा है, मार्केट बुलिश फेज में चल रहा है। और कौन सा था, हाँ, कैश फ्लो पोजीशन लो है। एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द स्टेटेड इन द शालिनी शुड कीप इन माइंड वाइल टेकिंग द डिसीजन। तो क्लास कोई भी अदर, तो आप मुझे बता दो डेट और इक्विटी में कोई भी, जैसे ग्रोथ आपका हो गया, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं, कौन कौन सा हो सकता है इसके अलावा क्लास मुझे बताओ। लाइक आप लिख सकते हो कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कंसिडरेशन लिख सकते हो। इसके अलावा आप रिस्क लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो डेट और इक्विटी वाले पॉइंट में। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 15 क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सेबी रेगुलेटर, इट कंटिन्यूस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। इट गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिस इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। आपकी सेविंग्स को अच्छी जगह लगाते हैं। टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट सेफ एंड फेयर डील इन मार्केट, द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज रेगुलेटेड एंड इट रेगुलेटेड है मार्केट और डीलिंग करता है क्लास अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कहे काम करते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर दैट वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर प्रैक्टिसेस, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन द एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस के बारे में पता हो तो यहाँ पे सारे फंक्शंस को बताया गया है, वही आपको फंक्शन बताना है क्लास अबव बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको बताना है क्लास कोई भी 4 फंक्शन बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन देखना क्लास भाई कोटिंग लाइन। तो मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे लाइन कोट करके बताना पड़ेगा, लाइन मुझे अंडरलाइनिंग करके बताना पड़ेगा कहाँ से तुम्हें लग रहा है कि ये फंक्शन है। तो सबसे पहला तो मुझे ये लग रहा है कि थ्रू द प्रोसेस, ये रहा, ये जो लाइन है ना, ये मुझे कहता है कि आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोबिलाइजिंग द सेविंग्स, है ना, आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। यहाँ तक जो पहला लाइन है ना, थ्रू दिस प्रोसेस से लेकर आप लिख सकते हो क्लास कि आपके सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहे हैं और मोबिलाइज करके प्रोडक्टिव जगह पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, टू इंश्योर दैट इन्वेस्टिंग गेट सेफ एंड फेयर डील मार्केट, द मेंबरशिप स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड डीलिंग आर वेल डिफाइन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। तो आप कह सकते हो कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इकोनॉमी को भी इंक्रीज करता है, इकोनॉमी को भी मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप रेगुलेटिंग न्यू इशूज, बेटर प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग। तो आप ये कह सकते हो क्लास की एजुकेशन भी देता है, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है वो कंज्यूमर को एजुकेशन देता है। तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, और क्लास लास्ट में आप लिख सकते हो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, है ना, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, यानी कि पब्लिक को जो ये बारे में बताता है ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बताता है, आप लिख सकते हो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। तो आपको 4 फंक्शन लिखने हैं, सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इक्विटी कल्ट और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमी को डेवलप करता है। तो आप ये चीज कहां से लिखोगे, ये रहा, इट इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स चांस टू डिस इन्वेस्ट ऑन एंड री इन्वेस्टमेंट। तो आप ये इस पॉइंट से लिख सकते हो कि ये इकोनॉमी को मतलब कि इंप्रूव करता है। भाई देखो, लोग पैसा जोड़ेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी इनकम जनरेट होगी। तो आप इस तरीके से 4 लाइन को कोट करके लिख सकते हो। आप 4 हेडिंग लिखो और कोट लाइन लिख के आप लाइन बाय लाइन लिख दो कि ये बस हेडिंग और कोट, कोई एक्सप्लेनेशन खास नहीं देना आपको, हेडिंग और कोट कर देना बस, राइट।
अगर बोलता है एक्सप्लेन के लिए तो हम डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करेंगे। 16th क्वेश्चन, राधिका गॉट 10 लाख रुपीज गिफ्ट आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी विच शी गॉट as gift from her grandmother. Her friend advised him to invest security in stock market. Radhika was unaware of the procedure of the same. Her friend introduced हर टू अ स्टॉक ब्रोकर, एक ब्रोकर को इंट्रोड्यूस किया जो रजिस्टर्ड ब्रोकर था। ऑब्वियस है बिना रजिस्ट्रेशन के ब्रोकर तो नहीं बन सकते। राधिका ने अप्रोच किया ब्रोकर को, ब्रोकर गाइड करता है कि भाई डीमेट अकाउंट खुलवा लो, बैंक अकाउंट खुलवा लो। राधिका ओपन करते हैं बैंक और डीमेट अकाउंट विद द एग्जिम बैंक। आइडेंटिफाई द स्टेप्स in trading procedure for buying and selling security which have been discussed above। या कोई मत लिखना, डिस्कस अबव जो यहाँ पे। तो सबसे पहला तो इन्होंने क्या करा है मुझे बताओ, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर है ना, ब्रोकर सिलेक्ट किया। दूसरा क्या है, डीमैट अकाउंट खुलवाया, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। तीसरा क्या है क्लास इन्होंने किया, राधिका अप्रोच द ब्रोकर गाइड टू ओपन डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी एज वेल एज बैंक अकाउंट। राधिका ओपन है बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट विद, हाँ तो बस यही पॉइंट है क्लास। तो इन्होंने सबसे पहले ब्रोकर को अप्रोच किया और दूसरा बार डीमैट अकाउंट खुलवाया है, बस और तो कुछ किया नहीं है इसने। तीसरा, स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप, आपको 4 स्टेप्स और बताने हैं क्लास। तो इसके बाद कौन कौन से स्टेप होते हैं लाइन बाय लाइन लिखना है, इसको आपने सीक्वेंस ऑर्डर में ही लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है क्लास मुझे बताओ। इन्होंने ऑर्डर को एग्जीक्यूट, ऑर्डर प्लेस किया, फिर ऑर्डर का प्राइस मैच होगा, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इनको क्लास अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। कुल मिला के क्लास इनको क्या मिलेगा, कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी, जिसके बेसिस पे लोग क्लास इलीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो 10 स्टेप होते हैं क्लास, 6 स्टेप कुल मिला के इसके अंदर लिखने हैं, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे। आई होप आप समझ गए हो क्वेश्चन को और आराम से लिख लोगे। ABC Limited issue prospectus for subscription is 500 crore in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times. The ABC Limited issues shares to all the applicant on pro rata basis. Letter, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement. SEBI ने पाया कि इनके prospectus में कुछ ऐसी गलत बात थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। About the management of the company in it. तो सेबी इम्पोज अ पेनल्टी, सेबी को पता चला भैया मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है तुमने, गलत स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी और 3 एग्जीक्यूटिव को बैन कर देंगे 3 साल के लिए। एंड द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म बाय सेबी। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ क्लास कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहली बात अगर देखें इसमें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। क्या है क्लास, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जिसके अंदर आप लिखोगे क्लास कि सेबी प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, सेबी प्रोहिबिट्स कंपनी बाय गिविंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट से रोकता है, प्रोहिबिट करता है क्लास कि इस तरीके का माल प्रैक्टिसेस के लिए सेबी फाइन पेनल्टी भी लगाता है क्लास। तो ये सारी चीज लिख सकते हो आप, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 18, Sumit purchased an ISI mark washing machine of a famous brand MG from TG Electronic Limited. The shopkeeper asked him to wait for 2 days. Shopkeeper ने कहा कि भाई 2 दिन का वेट करो for the installation of machine. His friend Vivek was very fond of experiment with the new electronic product. बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, he told Sumit that there is no need to wait for the company representative to install the machine. कहता है यार आप खुद कर लेंगे। So both them installed the machine without following the manufacturer instruction. ये इन्होंने गलती की, instructions को follow नहीं किया। Initially the machine worked class fine, but class बाद में मशीन ने काम करना बंद कर दिया। Sumit and Vivek tried their best to start the machine but failed to their efforts. Sumit therefore approached TG Electronic Limited, which refused to provide any services on play that installation of the machine was not done as per the company. तो ये इन्हीं की गलती है क्लास। तो आपको पूछा गया state the responsibility which Sumit had to fulfill as an aware consumer to get the services. तो कौन सी responsibility है, तो क्लास इसको क्या करना चाहिए था क्लास, इसको वेट करना चाहिए था फॉर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और दूसरी बात इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाहिए था, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसको इंस्टॉल करना चाहिए था। तो ऐसा अपना ओन लैंग्वेज में बना के लिख दोगे। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 राइट्स व्हिच सुमित कुड हैव एक्सरसाइज्ड had they fulfilled the responsibility identified by। अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा करता, वेट करता 2 दिन का, कंपनी वाले आते उसको इंस्टॉल करके सही से जाते, उसके बाद अगर फिर समस्या आती तो आपके पास कौन से 2 राइट होते। तो भाई राइट क्या कौन कौन से होते क्लास, राइट टू हर्ड है ना, रिप्रेजेंटेशन और क्लास सीक रिड्रेसल, फिर आप कॉम्पनसेशन ले सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्लास आप कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते। 19. On Sonika's birthday, her mother gave a pair of gold ring. After 1 month, Sonika observed that the earring losing their shine. She checked the mark on the class earring and found that it was proper hallmark and found that it was not a proper hallmark. Her mother had been cheated by the shopkeeper.
शॉपकीपर ने ठग लिया है, सो दैट ही फाइल कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट फॉरम विच रिजेक्टेड इट. नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑन द डिस्ट्रिक्ट फॉरम, शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड एंड आफ्टर 2 months डिसाइड टू अपील. भैया 2 महीने का टाइम नहीं होता, 45 डेज का टाइम होता है, वहाँ पे कंप्लेन फाइल करनी होती है. कैन सोनिका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, गिव रीजन टू सपोर्ट यू. तो आप नहीं कर सकते कंप्लेन क्योंकि आपने 45 डेज के अंदर नहीं उसके बाद किया. अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इसमें रेट तो लिखा नहीं है कि रेट क्या है. तो भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रेट नहीं लिखा है. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाने के लिए 1 करोड़ तक का वो लिमिट रहता है. तो ईयर रिंग का मतलब ईयर रिंग मेरे हिसाब से 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है. तो एक कॉमन मे भी 1 करोड़ के ज़्यादा के आते हों, मुझे नहीं पता, अमीरों का तो कुछ पता नहीं कि वो क्या चीज़ कितने में खरीद ले, बट मेरे हिसाब से जनरली ये 1 करोड़ से कम का ही होगा. तो तभी ये डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, तभी ये डिस्ट्रिक्ट में गए हैं ना क्लास. अगर 1 करोड़ से कम का है, उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो स्टेट में गए, तो उसे नेशनल में जाने के लिए क्लास 30 डेज का 45 डेज के अंदर ही वो डिस्ट्रिक्ट में जा सकती है ना, सॉरी स्टेट में जा सकती है. डिस्ट्रिक्ट में तो पहले गई थी वो 30 डेज 45 डेज के अंदर. पहले 30 था ना, तो बार बार 30 निकल आता है, इसलिए मैंने 45 लिख ही दिया है. 45 डेज के अंदर जाना होता है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन के अंदर. 45 डेज के अंदर इन्होंने लेट कर दिया तो इसलिए नहीं कंप्लेन कर सकती. सिराजुद्दीन परचेज अ कार 20 क्वेश्चन 15 लाख फ्रॉम ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड दैट एयर बैग वर डिफेक्टिव. आफ्टर मेनी कंप्लेन विद द कंपनी दैट वेंट अनहर्ड एंड filed a case in district forum. He was not satisfied with the order of the district forum. Then class appeal before the state commission and big dissatisfied with the order of the state commission, he appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the order of national commission, suggest him the highest authority where could appeal against the decision of national commission. तो एक मुझे बात बताओ, वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया, स्टेट में गया, स्टेट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो नेशनल में गया. तो आप उसे बताओगे अगर वो नेशनल से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है. तो क्लास वो कहीं नहीं जा सकता, उसको घर जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि अगर नेशनल ने मना कर दिया भैया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते. सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तुम्हारे सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए. क्योंकि सामान की कीमत 15 लाख है तो आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में. फिर उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो 45 डेज के अंदर आप स्टेट में जाओगे. उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो 30 डेज के अंदर आप नेशनल में जाओगे. अब नेशनल का डिसीजन फाइनली माना जाएगा आपके लिए, आप उसके खिलाफ आप कुछ आगे नहीं कर सकते. एक कोर्ट से गलती हो सकती है क्लास, नेशनल कोर्ट से भी गलती हो गई तो ये तो ठीक नहीं है क्लास. यहाँ पे इसी कुछ गलती रही होगी तो क्लास ये आगे कहीं और नहीं जा सकता. अगर ये सामान 10 करोड़ से ऊपर का होता तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता था. राइट. आई होप क्लास आपके सारे के सारे केस स्टडीज मैंने कोशिश करी होगी मेजर केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए. क्लू वर्ड्स भी आ रहा है, रिवीजन भी चल रहा है क्लास, हर चीज चल रही है क्लास, सैंपल पेपर भी चल रहा है, मतलब मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं आपके साथ साथ में. तो पढ़ाई करो, मेहनत करो अच्छे से. पक्की बात है क्लास इस बार बीएससी एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा और केस स्टडी की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ रिवीजन, केस स्टडीज़ और मॉक टेस्ट पे. तो मॉक टेस्ट आई होप आप अटेंड कर रहे हो क्लास जो आपको दिया जा रहा है. बस ऐसी मेहनत करते रहो और बीएसटी में 40 आउट ऑफ 40 की गारंटी दो कि आउट ऑफ 40 लेके आएंगे. कॉमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आपकी तैयारी कैसी चल रही है. वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना क्लास, दिन भर इतनी मेहनत हो रही है. वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में. तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तैयारी करते रहो, दिन रात एक करते रहो, सुबह उठो लर्न करो, दिन भर लर्न करो, लिखो भाई, लिखते लिखो लर्न करो, लिखो लर्न करो, इस तरीके से काम करो. राइट, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.